तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा कि एक यहाँ से लाइट भेजेंगे, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट थे, यानी एक ही वेवलेंथ के, वेवलेंथ चेंज करते गए, इंटेंसिटी चेंज करते गए, यानी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों का स्टडी किया गया। एक फ्रीक्वेंसी यानी वेवलेंथ चेंज करते गए और एक इंटेंसिटी, नंबर ऑफ वेव्स एट ए पर्टिकुलर एरिया एट पर्टिकुलर टाइम, यानी एक साथ ज़्यादा भेजना कम भेजना, यानी इंटेंसिटी को डेंसिटी भी कहोगे, कम डेंसिटी ज़्यादा डेंसिटी करते थे। तो लाइट भेजा गया, लाइट भेजने के बाद जब ये मेटल सरफेस पे लाइट गिरा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो ज़्यादा करंट होगा, कम इलेक्ट्रॉन निकले तो कम करंट होगा, और फिर उसका वोल्टेज एडजस्ट करके उसका काइनेटिक एनर्जी का भी पढ़ाई किया। इसमें दो फैक्टर है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे, और दूसरा निकलने के बाद उनकी स्पीड कैसी है, यानी कितने लड़के स्कूल से निकल रहे और कितने लड़के घर में जल्दी पहुंच रहे, यानी स्पीड कैसी है, फास्ट जा रहे, स्लो जा रहे, या वहीं पे रुके हुए, निकले तो सही लेकिन वहीं पे रुके हुए कहीं तो भी कॉलेज कैंपस में। तो इस तरह से दो फैक्टर पे हमें देखना है कि एक निकलना और दूसरा निकलने के बाद स्पीड पकड़ना, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों पे चेक किया गया कि पहले फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखे एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, फिर इंटेंसिटी चेंज करके देखे, और जो ऑब्जर्वेशन है, अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या आया। ऑब्जर्वेशन ये आया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये तो एक्सपेक्टेड था क्लासिकल से भी कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाइंड किए हुए है, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ये न्यूक्लियस की जो कुछ भी बाइंडिंग एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियस जितने फोर्स से खींच रहा है उस फोर्स को निकलने के लिए उसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो वो मिनिमम एनर्जी उसे लगेगी, ये कंफर्म था, ठीक है। लेकिन वो मिनिमम एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे ही क्यों डिपेंड है, इंटेंसिटी पे क्यों नहीं डिपेंड, ये क्वेश्चन था, यानी ये ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने तो पता था कि मिनिमम एनर्जी लगेगी, तो उन्हें ऐसा लगा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से भी वो मिनिमम एनर्जी अचीव हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी वो मिनिमम एनर्जी अचीव हो जाएगी। लेकिन ऑब्जर्वेशन कुछ डिफरेंट है। ऑब्जर्वेशन ये आया कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ही वो मिनिमम एनर्जी में चेंजेस आते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ही वो अचीव होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक जो मिनिमम एनर्जी लगती है तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगती है, उस फ्रीक्वेंसी से कम अगर रहा तो इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं, उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही फ्रीक्वेंसी होना, यानी फ्रीक्वेंसी यानी फास्ट और लो फ्रीक्वेंसी यानी धीरे। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी लगेगी, उन्हें पता था, उन्हें लगा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी और एक मिनिमम इंटेंसिटी से भी काम होगा, लेकिन नहीं, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही चाहिए इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए। इंटेंसिटी आप चाहे कितना भी बढ़ा लो, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब तक अचीव नहीं होती इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, और उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मेरे पास आने वाली वेव, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास पहुंचने वाली वेव की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे ज्यादा चलेगी लेकिन कम नहीं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी थी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती थी उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो एक ऑब्जर्वेशन आया। फिर काइनेटिक एनर्जी का ऑब्जर्वेशन आया कि जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी अचीव होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है, निकलने के बाद उसकी जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है, वो एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। ये कैसे हुआ, यानी एक मिनिमम एनर्जी के बाद आप जैसे एक आधा काम करने के लिए, लेक्चर लेने के लिए मुझे एक रोटी सफिशिएंट है एनर्जी मुझे प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अगर मैं ज़्यादा रोटी खा रहा हूँ, उसके साथ एक लड्डू भी खा रहा हूँ, तो क्या होगा कि मिनिमम काम तो होगा और बाकी का जो एनर्जी है वो मेरे पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैं मोटा हो जाऊँगा, यानी दूसरी एनर्जी एक दूसरे एनर्जी में, वो जो बाकी की बची हुई एनर्जी है वो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उस तरह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो मिनिमम एनर्जी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मिली,
और उसके बाद अगर आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करोगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी वो इलेक्ट्रॉन स्पीड पकड़ रहा है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा, वो मिनिमम एनर्जी अचीव होने के बाद, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर उन्होंने इंटेंसिटी का स्टडी देखा, तो इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट कर रही थी, यानी डेफिनेटली अगर ज़्यादा वेव्स आएंगे एक एरिया में तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेंटेन चाहिए, यानी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल और उससे ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। इंटेंसिटी तो काम करता है, लेकिन सबसे पहले रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले अगर वेव है तो फिर इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक क्राइटेरिया वो फ्रीक्वेंसी है कि उतनी फ्रीक्वेंसी उन्होंने अचीव करना चाहिए। और फिर इंस्टेंटेनियस, यानी हमने देखा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अप्रोच से इलेक्ट्रॉन आएगा, एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम से, वो जो एनर्जी है वो थोड़ी इलेक्ट्रॉन को ही थोड़ी ना मिलेगी, पूरे एटम को मिलेगी, और फिर एनर्जी बढ़ने के बाद एक लेवल की एनर्जी होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसे लाइट गिरे इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी वो लाइट उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये जो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रॉन निकलना है, ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स के पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया। तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन आया कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना ये इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है। जितने ज़्यादा इंटेंस डेंसिटी वाले डेंसिटी रखोगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इंस्टेंटियस निकलता है, थोड़ा सा टाइम नहीं लेता वो, बस इलेक्ट्रॉन आया, जैसे उसके पास आया लिया निकल गया, तो ये इंस्टेंटिनियस निकलता है। फिर इसको क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो वेव थ्योरी बनाई थी उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इंटेंसिटी काम क्यों नहीं कर रही है, इंटेंसिटी का एनर्जी से क्यों रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी से अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स से अगर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ना चाहिए। बड़ी वेव, समुद्र की बड़ी वेव ज़्यादा नुकसान करती है, यानी ज़्यादा एनर्जी से आती है। तो ये चीज़ क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फिर उसको क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन किया। अब क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटा वाली कॉन्सेप्ट, लाइट जो है वो छोटे छोटे बंडल में पैकेट में आ रहा है, उस पैकेट को उन्होंने एच न्यू कहा कि एक छोटे पैकेट में आ रहा है, और उस पैकेट को क्वांटा कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि एक मिनिमम एनर्जी, यानी एनर्जी का जो प्लैंक्स ने जो इक्वेशन दिया था कि एक मिनिमम एनर्जी अचीव करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगेगी। इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, एक भी वेव भेजोगे उतने फ्रीक्वेंसी का तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, दो भेजोगे तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक साथ दो भेजोगे तो एनर्जी ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, और जितने नंबर ऑफ एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और दूसरा, मिनिमम एनर्जी होने के बाद, यानी मैंने एच न्यू फोटॉन भेजा, उसमें से कुछ एनर्जी कंज्यूम हुई जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम ये हो गई टोटल एनर्जी जो वेव्स लेके आया फोटॉन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है सिर्फ, और उसमें से कुछ एनर्जी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ही खर्चा हुई। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बची हुई एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन के स्पीड में कन्वर्ट हो गई। तो जितना एच न्यू बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ये तो एक मिनिमम अमाउंट है, वो होने के बाद जो बाकी की बची हुई एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो क्वांटम अप्रोच ने ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए। टाइम के बारे में भी क्वांटम ने कहा कि ये जो क्वांटा है वो सीधा इलेक्ट्रॉन पे गिरता है और इलेक्ट्रॉन उस क्वांटा के एनर्जी को लेके निकल जाता है। वो जो अप्रोच था कि पूरी एनर्जी बढ़ेगी फिर इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर निकल जाएगा, वो नहीं। तो ये जो पॉइंट है वो क्वांटम मैकेनिक्स ने अच्छे से एक्सप्लेन किए, और फिर से क्वांटम या क्वांटा के अप्रोच पे भरोसा बढ़ा।
और फिर क्वांटम मैकेनिक्स का एक नया दौर चालू हुआ। तो इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है, ये जो इक्वेशन है, इसके ऊपर के जो प्रॉब्लम है वो हम झूम क्लास में लेंगे। लेकिन तब तक आप इसे अच्छे से देखो, रिपीटेशन गिव्स मोर क्लियरिटी। थोड़ा सा रिपीट करके देखो, एक दो बार सुन लो, फिर एक बार पढ़ लो और फिर से एक आधी बार सुन लो, बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा 100%। और उसके बाद हम जब प्रॉब्लम लेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें ऊपर के जो प्रॉब्लम पूछते वो भी हम झूम क्लास में लेने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।